नमस्कार। एथिक्स बियॉन्ड डेफिनेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझेंगे, जो केवल भावना की बात नहीं बल्कि भावना को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावना को समझकर सही निर्णय लेने की क्षमता। लोक सेवा और प्रशासन में सफलता केवल नियम जानने से नहीं आती बल्कि स्वयं और दूसरों की भावनाओं को समझकर व्यवहार करने से आती है। हम पहले समझेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ क्या होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर, नियंत्रित करके और सही दिशा में उपयोग करते हुए संतुलित, संवेदनशील और नैतिक निर्णय लेता है। ठीक है, देखिए इसमें कितनी सारी बातें हैं। सबसे पहले अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, फिर नियंत्रित करना और फिर सही दिशा में उपयोग करते हुए संतुलित, संवेदनशील और नैतिक निर्णय लेना। सरल शब्दों में अगर कहें तो क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता? भावना को समझना, नियंत्रित करना और सही प्रतिक्रिया देना। अब हम जानेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख आयाम। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख आयाम। तो अभी जो हमने अर्थ देखा, सारे आयाम आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, तो इस अर्थ को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना, फिर उनको नियंत्रित करना और फिर सही प्रतिक्रिया देना। तो अब जो हम जानेंगे इनके आयाम, तो इसी अर्थ से सारे आयाम निकलेंगे। देखिए पहला बिंदु, भावनात्मक संकेतों को पहचानने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला आयाम यह है कि व्यक्ति अपने भीतर और दूसरों में मौजूद भावनात्मक संकेतों को पहचान सके। यह समझ पाना कि कोई व्यक्ति गुस्से, भय, तनाव या असमंजस में है, यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आधारशिला है। जब तक भावना पहचानी नहीं जाएगी, उसे संभालना संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट, अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता, दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता। ठीक है, मतलब खुद की भी भावनाओं को समझने की क्षमता और दूसरों की भावनाओं को भी समझने की क्षमता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण आयाम क्या हुआ? खुद की भावनाओं की पहचान। ठीक है, व्यक्ति यह समझ पाता है कि वह किस स्थिति में गुस्से, निराशा या तनाव में है। जैसे यदि अधिकारी यह पहचान ले कि गुस्से की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, तो वह पहले स्वयं को शांत करता है। यह क्षमता व्यक्ति को भावनाओं में बहने से बचाती है। उसी तरह दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता भी है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को यह समझने की क्षमता देती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। इससे संवाद बेहतर होता है और टकराव कम होता है। उदाहरण के लिए, यदि अधिकारी यह समझ ले कि शिकायत करने वाला व्यक्ति नाराज नहीं बल्कि परेशान है, तो उसका व्यवहार अधिक संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, भावनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता। अब देखो, जब हम खुद की भावनाओं को समझ लें, अब दूसरों की भावनाओं को भी समझ लें, तो अब क्या बाकी रहा? अब उसका विश्लेषण करना जरूरी है ना? तो भावनाओं का विश्लेषण करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल भावना पहचानने तक सीमित नहीं है कि सिर्फ अपनी भावना को पहचान लिया, समझ लिया, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। यह भावना क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, यह निर्णय को किस दिशा में ले जा सकती है, ये सारी समझ इसमें शामिल होती है। ठीक है, तो क्या समझे हम कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो केवल भावना पहचानने तक सीमित नहीं है, इसमें और भी कुछ शामिल है। जैसे
यह भावना क्यों उत्पन्न हुई, इसका कारण क्या है, यह निर्णय को किस दिशा में ले जा सकती है। समझ गए? तो यह विश्लेषण व्यक्ति को भावनाओं का दास बनने से बचाता है। अब हम अगले पॉइंट को देखेंगे, भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर उत्तर देता है। उदाहरण के लिए, आलोचना सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना और बाद में तथ्य के साथ बात करना, तो यही है नियंत्रण। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता देती है। अगला बिंदु देखते हैं, भावनाओं को निर्णय में बदलने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का व्यवहारिक रूप तब दिखाई देता है जब व्यक्ति भावनाओं को निर्णय का आधार नहीं बल्कि निर्णय को संवेदनशील बनाने का साधन बनाता है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूं कि जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो हम व्यवहारिक रूप देखते हैं वो तब दिखाई पड़ता है जब व्यक्ति भावनाओं को निर्णय का आधार नहीं बनाता, भावनाओं को निर्णय का आधार नहीं बनाता बल्कि निर्णय को संवेदनशील बनाने का साधन बनाता है। ठीक है, यहां भावना निर्णय को नियंत्रित नहीं करती बल्कि उसे मानवीय बनाती है। समझ गए इस बात को? अब अगले बिंदु पे आते हैं, संतुलित और उचित व्यवहार की क्षमता। अब देखो, भावना समझ भी गए, खुद की भी दूसरे की भी, उसका विश्लेषण भी कर लिया, नियंत्रित करने की क्षमता को भी हमने देख लिया, उसे निर्णय में बदलने की भी क्षमता। ठीक है, अब आगे संतुलित और उचित व्यवहार। जब व्यक्ति भावनाओं को समझकर और नियंत्रित करके प्रतिक्रिया देता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है? संतुलित, न्यायपूर्ण और प्रभावी। यही भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सामाजिक रूप है। क्लियर? और इसके आयाम क्या है? प्रभावी संचार की क्षमता। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता संवाद को प्रभावी बनाती है। व्यक्ति यह समझ पाता है कि किस समय, किस भाषा में, किस स्वर में बात करनी है ताकि संदेश सही ढंग से पहुंचे। तो इस तरह से यह संचार को प्रभावी बनाती है। अंतिम बिंदु, प्रशासन को मानवीय बनाने की क्षमता। लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण आयाम यह है कि यह प्रशासन को कठोर व्यवस्था के बजाय संवेदनशील और सहयोगी प्रणाली बनाता है। नियमों के साथ मानवीय दृष्टिकोण जुड़ता है। ठीक है, सिर्फ नियम पर्याप्त नहीं होते, मानवीय दृष्टिकोण भी होना आवश्यक है। कहाँ? प्रशासन में। तो इसलिए दोस्तों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, यह भावनाओं को समझकर, नियंत्रित करके और नैतिक रूप से निर्णय लेने की क्षमता है, जो व्यक्ति को बेहतर इंसान और बेहतर लोक सेवक बनाती है। अब देखते हैं हम लोक सेवा में भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है ना? लोक सेवा में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? फर्स्ट पॉइंट, लोक सेवा केवल निर्णय नहीं, लोगों से जुड़ा कार्य है। लोक सेवा लोगों से जुड़ा कार्य है। लोक सेवा में अधिकारी केवल फाइलों और नियमों से नहीं बल्कि सीधे लोगों से जुड़ा होता है। इसलिए यह जानना ही पर्याप्त नहीं होता कि क्या निर्णय लेना है, बल्कि यह समझना भी जरूरी होता है कि उस निर्णय का लोगों पर क्या भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसलिए लोक सेवा में ईआई
जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि लोक सेवा लोगों से जुड़ा हुआ कार्य है। दूसरा बिंदु देखते हैं, लोगों की भावनाओं को समझने की आवश्यकता। हर प्रशासनिक स्थिति में लोग कुछ ना कुछ महसूस कर रहे होते हैं, चाहे तो डर, गुस्सा, उम्मीद या निराशा आदि। यदि अधिकारी इन भावनाओं को समझे बिना निर्णय लेता है तो सही निर्णय भी गलत तरीके से लागू हो सकता है ना? तो भावनाओं को समझना प्रशासन को अधिक संवेदनशील बनाता है। तीसरा पॉइंट, भावनाएं व्यवहार को प्रभावित करती है। लोगों का व्यवहार केवल नियमों से नहीं बल्कि उनकी भावनाओं से भी तय होता है। अगर आप ट्रैफिक लाइट के पास खड़े हैं तो वहां तो आपका जो व्यवहार है वो नियम तय कर लेगा, लेकिन जब आपको खुशी हो रही है, जब आपको गुस्सा आ रहा है, जब आपको ईर्ष्या आ रही है, तो यहाँ आपका व्यवहार किससे तय हो रहा है? भावनाओं से। ये वही चीज है। तो यदि कोई व्यक्ति नाराज या डरा हुआ है तो वह सहयोग नहीं करेगा। भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिकारी को यह समझने में मदद करती है कि किस परिस्थिति में लोग क्यों और कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ठीक है? अगला बिंदु, भावनाओं के बीच संतुलित निर्णय लेने की क्षमता। लोक सेवा में कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां भावनाएं बहुत तीव्र होती है। ऐसे समय में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिकारी को भावनाओं में बहने से रोकती है और संतुलित, तर्कपूर्ण और न्याय संगत निर्णय लेने में मदद करती है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिकारी को संवेदनशील प्रशासक बनाता है या बनाती है। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना अधिकारी केवल आदेश देने वाला यांत्रिक निर्णयकर्ता बन सकता है जो सिर्फ आदेश देता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उसे ऐसा प्रशासक बनाती है जो नियमों के साथ साथ मानवता, सहानुभूति और संवाद को भी महत्व देता है। इसलिए लोक सेवा में इमोशनल इंटेलिजेंस केवल एक अतिरिक्त गुण नहीं है बल्कि प्रभावी, भरोसेमंद और मानवीय प्रशासन की आधारशिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के प्रमुख घटक। पहला घटक क्या है? स्वचेतना, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपनी भावनाओं, सोच और तत्काल प्रतिक्रियाओं को पहचानना या पहचानने की क्षमता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला अधिकारी यह समझ पाता है कि इस समय उसके मन में क्या चल रहा है और वह किस भावनात्मक अवस्था में है। वह यह भी जानता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, तनाव का वास्तविक कारण क्या है और यह भावना उसके निर्णय को प्रभावित कर सकती है या नहीं। लोक सेवक को यह सब पता होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी अधिकारी को गुस्सा आ रहा है लेकिन वह यह पहचान लेता है कि यदि मैंने अभी निर्णय लिया तो वह गलत हो सकता है, तो वह रुकता है और पहले खुद को शांत करता है। यही स्वचेतना है, यही सेल्फ अवेयरनेस है, क्योंकि भावना को पहचान लेने के बाद ही उस पर नियंत्रण संभव होता है। ठीक है? तो पहला घटक क्या हो गया? स्वचेतना। दूसरा, स्वनियमन। स्वनियमन, स्वनियमन का अर्थ है आवेगों को रोकना, धैर्य रखना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला अधिकारी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता है और ना ही उकसावे में आकर निर्णय लेता है। वह पहले तथ्यों की जांच करता है, परिस्थिति को समझता है और फिर संतुलित प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के लिए मीडिया या जन दबाव में तुरंत बयान देने की बजाय यदि अधिकारी पहले तथ्यों की पुष्टि करता है और बाद में स्पष्ट रूप से बोलता है तो यह स्वनियमन का व्यवहारिक उदाहरण है।
ऐसा अधिकारी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता, बल्कि उन्हें नियंत्रित करके निर्णय लेता है। अब तीसरा घटक हम देखेंगे, प्रेरणा। प्रेरणा, मोटिवेशन। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में प्रेरणा का अर्थ है व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर मूल्य आधारित कार्य करना, है ना? व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर मूल्य आधारित कार्य करना। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला अधिकारी कठिन परिस्थितियों में भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हटता। वह संसाधनों की कमी, जोखिम या असुविधा से हतोत्साहित नहीं होता और अपनी टीम को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई अधिकारी यह कहता है कि परिस्थिति कठिन है, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, तो यह उसकी आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में प्रेरणा कोई बाहरी पुरस्कार या पद से नहीं, बल्कि अंतरात्मा और मूल्यों से आती है। तो ईआई की प्रेरणा, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रेरणा भीतर से आती है और मूल्य आधारित होती है। अगला हम देखते हैं घटक समानुभूति। समानुभूति, इसका अर्थ है कि दूसरों की स्थिति को उनके दृष्टिकोण से समझना। समान अनुभूति, एक जैसा अनुभूति। एक जैसा अनुभूति तभी होगा जब आप किसी दूसरे की स्थिति को उसी की नजरिए से देखेंगे, उसी के दृष्टिकोण से समझेंगे। यह केवल दया या अफसोस नहीं है, बल्कि समझ, संवेदनशीलता और विवेकपूर्ण सोच का संतुलित रूप है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाला अधिकारी निर्णय लेते समय यह प्रश्न करता है कि इस निर्णय का आम लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, हीट वेव के दौरान मजदूरों की परिस्थितियों को समझकर उनके लिए पानी, छाया और विश्राम की व्यवस्था करना समानुभूति आधारित प्रशासन को दर्शाता है। ठीक है? समानुभूति प्रशासन को भावनात्मक नहीं बनाती। ऐसा नहीं कि समानुभूति प्रशासन को भावनात्मक बना देती, नहीं, भावनात्मक नहीं बनाती, बल्कि न्यायपूर्ण, संवेदनशील और मानवीय बनाती है। तो इन सभी शब्दों पर ध्यान देना, न्यायपूर्ण, संवेदनशील और मानवीय बनाती है। समानुभूति प्रशासन को कठोर नहीं, बल्कि न्याय संगत बनाती है ना? तो अगला घटक देखेंगे हम, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल का अर्थ है प्रभावी संवाद, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष प्रबंधन की क्षमता। सामाजिक कौशल का अर्थ क्या है? प्रभावी संवाद, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष प्रबंधन की क्षमता। ईआई वाला अधिकारी लोगों को जोड़ता है, विभिन्न समूहों के बीच विश्वास बनाता है और टकराव को संवाद के माध्यम से सुलझाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला अधिकारी आदेश थोपने के बजाय सहभागिता और सहमति से काम कराता है। उदाहरण के लिए, टीकाकरण अभियान में धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को साथ लेकर जनता का भरोसा जीतना सामाजिक कौशल का उदाहरण है। ऐसा अधिकारी समझता है कि प्रशासन अकेले नहीं, बल्कि समाज के साथ मिलकर चलता है। ठीक है? तो प्रशासन सहयोग से चलता है, केवल आदेश से नहीं। तो ये थे हमारे ईआई के प्रमुख घटक। पहले स्वचेतना, फिर स्वनियमन, फिर प्रेरणा, फिर समानुभूति और फिर सामाजिक कौशल। स्वचेतना, स्वनियमन, प्रेरणा, सहानुभूति और सामाजिक कौशल, ये पांचों मिलकर भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करते हैं, क्योंकि यही 5 घटक हैं उसके। जब ये गुण किसी अधिकारी में होते हैं, तब प्रशासन केवल नियम लागू नहीं करता है, बल्कि विश्वास, संवेदना और सहयोग के साथ शासन करता है। ठीक है?
सबका साथ, सबका विश्वास, ये वही है। अब हम आगे देखेंगे प्रशासन में ईआई का महत्व। पहला बिंदु देखिए, तनावपूर्ण परिस्थितियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता संतुलित निर्णय लेने में सहायता करती है। ठीक है, तनावपूर्ण परिस्थितियों में ईआई संतुलित निर्णय लेने में सहायता करती है। प्रशासनिक कामकाज में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जहां समय कम होता है, दबाव ज्यादा होता है और हालात तनावपूर्ण होते हैं। अगर अधिकारी के पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है तो वह घबराकर, गुस्से में या डर के कारण जल्दी जल्दी गलत फैसला कर सकता है। ऐसे में ईआई वाला अधिकारी पहले खुद को शांत करता है, फिर स्थिति को समझता है, तथ्यों को देखता है और उसके बाद निर्णय लेता है। पैनिक होकर के निर्णय नहीं लेता, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। इससे गलती की संभावना कम हो जाती है और निर्णय ज्यादा न्यायपूर्ण होता है। तो तनाव में भी शांत रहना ईआई की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा महत्व देख लेते हैं, जन सुनवाई और संवाद में ईआई विश्वास निर्माण का आधार बनती है। ठीक है, जन सुनवाई में लोग सिर्फ अपनी समस्या नहीं बताते, बल्कि अपनी परेशानी और भावनाएं भी लेकर आते हैं। ईआई वाला अधिकारी धैर्य से उनकी बात सुनता है और उन्हें यह महसूस कराता है कि उनकी समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी जा रही है, तो उसका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है और प्रशासन पर भरोसा भी बढ़ता है। तो लोगों को ध्यान से सुन लेना ही कई बार आधा समाधान होता है। तो जन सुनवाई और संवाद में ईआई विश्वास निर्माण का आधार बनती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला महत्व क्या है। प्रशासनिक टीम का प्रभावी नेतृत्व भावनात्मक बुद्धिमत्ता में संभव होता है। प्रशासन अकेले नहीं चलता, बल्कि पूरी टीम के साथ चलता है। ईआई वाला अधिकारी यह समझता है कि उसकी टीम किस दबाव में काम कर रहा है और किसे किस तरह की मदद या मार्गदर्शन चाहिए। वह टकराव को दबाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करता है। इससे टीम में भरोसा बनता है और काम बेहतर तरीके से होता है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि एक अच्छा अधिकारी आदेश नहीं थोपता, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलता है। यही है टीम वर्क। अगला महत्व देख लेते हैं, नागरिकों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार ईआई से विकसित होता है। ठीक है, जब अधिकारी नागरिकों से सम्मान और विनम्रता से बात करता है तो सरकारी सेवाएं ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं। ईआई वाला अधिकारी अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान देता है और सामने वाले की स्थिति को समझकर बात करता है। इससे लोगों को लगता है कि प्रशासन केवल नियम लागू करने वाला तंत्र नहीं है, बल्कि उनकी समस्या समझने वाला सिस्टम है। तो सम्मान से बात करने पर ही लोग प्रशासन पर भरोसा करते हैं। डीएम जाए और राजा की तरह व्यवहार करे तो जनता उस पर क्यों भरोसा करे। अंतिम बिंदु और देखते हैं इसका क्या महत्व है। विरोध और आलोचना का शांतिपूर्वक सामना करने में ईआई सहायक होता है। प्रशासनिक फैसलों पर विरोध और आलोचना होना सामान्य बात है। हर एक फैसले का विरोध आलोचना होता ही होता है। ईआई वाला अधिकारी आलोचना को अपनी बेइज्जती नहीं मानता। वो शांत रहकर बात सुनता है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करता है। इससे हालात बिगड़ने के बजाय संभल जाते हैं, है ना। तो शांत रहकर विरोध को संभालना ही समझदारी है। इस तरह भावनात्मक बुद्धिमत्ता प्रशासन को कठोर नहीं बल्कि समझदार और मानवीय बनाती है। तो ईआई के बिना फैसला लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना फैसला नहीं लिया जा सकता, फैसला लिया जा सकता है। लेकिन लोगों का भरोसा जीतने वाला प्रशासन
भावनात्मक बुद्धिमत्ता के बिना संभव नहीं है। तो आगे हम जान लेते हैं कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता जब इतना ही महत्वपूर्ण है तो क्या इसे विकसित करने के व्यवहारिक तरीके भी हैं? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने के व्यवहारिक तरीके, अब हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित की जा सकती है। पहला, आत्मनिरीक्षण और डायरी लिखने की आदत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की शुरुआत खुद को समझने से होती है। हमने घटक भी देखे इसके पहले, है ना। रोज थोड़ा समय निकालकर यह सोचना कि आज मैंने किस बात पर गुस्सा किया, किस बात पर शांत रहा और कहां मेरी प्रतिक्रिया गलत हो सकती थी। यह आदत हमें अपनी भावनाओं को पहचानना सिखाती है। उसी तरह डायरी लिखने से हमें साफ दिखता है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार कर सकते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमें भावनात्मक रूप से समझदार बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो खुद को समझ लेता है वही खुद को संभाल पाता है। और हम देखते हैं कि इसे विकसित करने का और क्या व्यवहारिक तरीका होगा, तो सामने वाले की बात ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। अक्सर हम सुनते कम हैं और जवाब देने की जल्दी ज्यादा करते हैं। ईआई विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बिना टोके और बिना मन में राय बनाए सामने वाली की बात पूरी ध्यान से सुने। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है तो उसका गुस्सा अपने आप कम हो जाता है और भरोसा बढ़ता है। तो कहा जा सकता है कि अच्छा प्रशासक वही होता है जो पहले अच्छा श्रोता हो। इसलिए एक्टिव लिसनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करने में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, जवाब देने से पहले थोड़ा रुकना, जिसे हम पॉज एंड रिस्पॉन्ड का अभ्यास भी कर सकते हैं। जवाब देने से पहले थोड़ा रुकना। गुस्से या तनाव में तुरंत बोल देना अक्सर गलत फैसलों की वजह बनता है। और चाहे मैं रहूं या आप रहें, हमें इस बात का ना बहुत अच्छे से अनुभव है। इसलिए जरूरी है कि बोलने या निर्णय लेने से पहले थोड़ा रुकें और सोचें। यह छोटी सी जो आदत है वह हमें भावनाओं के बहाव में बहने से रोकता है और समझदारी से काम लेना सिखाती है। तो हम कह सकते हैं कि रुककर जवाब देना ही भावनाओं पर नियंत्रण है। कभी भी गुस्सा आए या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाए जहां आप तुरंत प्रतिक्रिया देते आए हैं, बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर देखिएगा चीजें बदल जाएगी। चौथा बिंदु, वास्तविक उदाहरणों से सीखना, जैसे केस स्टडी, है ना। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल किताब पढ़ने से नहीं बनती। वास्तविक जीवन की घटनाओं और केस स्टडी से हमें यह समझ आता है कि किस स्थिति में भावना जरूरी है और किस स्थिति में तर्क। हर एक स्थिति में ना भावना जरूरी होती है ना तर्क। तो हम यह पहचान पाते हैं कि किस स्थिति में भावना जरूरी है और किस स्थिति में तर्क। दूसरों की गलतियों और सही फैसलों से सीखकर हम खुद को बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो वास्तविक उदाहरणों से सीख लेना बहुत जरूरी है। दूसरों के अनुभव से सीखना, इसी को समझदारी कहते हैं। यह नहीं कि खुद ही अनुभव करते रहो। हर चीज खुद के अनुभव से कहां तक सीखेंगे। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों के अनुभव से सीखता है। ठीक है। तो अगर कोई हमारी गलती बताए और हम उसे सुन सके तो यही है ईआई की परिपक्वता, है ना। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करना, है ना। फीडबैक को खुले मन से स्वीकार करना कि सामने से अगर हमारी गलती भी बताई जा रही है तो हम उसे सुने। और जब ऐसा हो पाता है तो हम क्या कहते हैं, ईआई की परिपक्वता। ठीक है ना। अब वैसे भी फीडबैक से हमें यह पता चलता है कि हमारा व्यवहार दूसरों को कैसा लग रहा है और हमें कहां सुधार की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं कमेंट्स करो, बाकी आपकी मर्जी। आगे देखते हैं,
लो इमोशनल इंटेलिजेंस के संकेत। अब देखो सीधा सीधा इसका कितना संबंध है आपके एग्जाम से, इस बात को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैंने एक रिसर्च से लिया है कि लो इमोशनल इंटेलिजेंस अगर किसी में है तो उसके क्या संकेत होंगे, ये आपके लिए जानना जरूरी है, व्यवहारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए। तो पहला पॉइंट इसका देखिए, अक्सर खुद को मिसअंडरस्टूड समझ महसूस करना। अगर किसी का इमोशनल इंटेलिजेंस लो है तो उसमें आपको ये सारे उसके सिम्टम्स दिखेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि इसके सिम्टम्स ये दिखेंगे। अक्सर खुद को मिसअंडरस्टूड महसूस करना। तो लो ईक्यू वाले लोग यह महसूस करते हैं कि लोग उन्हें समझ नहीं रहे, उनकी बात गलत तरीके से ली जा रही है। ठीक है, असल में समस्या दूसरों की नहीं बल्कि भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त ना कर पाना होती है। तो ऐसे लोग जो खुद को अक्सर मिसअंडरस्टूड समझते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसका ईआई लो है। ठीक है, और क्या सिम्टम्स होंगे इसके, संकेत, सिम्टम्स सही वर्ड नहीं है यहाँ पर, ये मैं बस समझने के लिए कह रहा हूं। तो छोटी छोटी बातों पर जल्दी अपसेट हो जाना, ऐसे लोग छोटी आलोचना से भी परेशान हो जाते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रिया तुरंत दे देते हैं, है ना। यह संकेत है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और आपने पढ़ा कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता में अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल है। और क्या संकेत मिलेंगे, तो भावनाओं से ओवरवेल्म्ड हो जाना। ठीक है, तो जो लो ईक्यू वाले व्यक्ति होते हैं तनाव, गुस्सा या डर में जल्दी घिर जाते हैं, सोचने की क्षमता कम हो जाती है, तुरंत तनाव में आ जाएंगे, तुरंत गुस्से में आ जाएंगे, तुरंत डर जाएंगे, है ना। तो भावनाएं उनके निर्णय पर हावी हो जाती है, वो डर से निर्णय लेगा, वो गुस्से से निर्णय लेगा, तनाव से निर्णय लेगा। ठीक है, और क्या संकेत हैं, असर्टिव होने की समस्या। असर्टिव का अर्थ है अपनी बात शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से रखना। तो असर्टिव होने की समस्या हो जाती है। लो ईक्यू वाले लोग या तो चुप रहते हैं या फिर आक्रामक हो जाते हैं, बीच का संतुलन नहीं बना पाते। ठीक है, अब हम जानेंगे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या संकेत होते हैं। ये तो लो इमोशनल इंटेलिजेंस के संकेत हो गए। तो अगर ये सारे संकेत आपको किसी व्यक्ति में दिखे तो आप समझ लेना कि वो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति है। पहला, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध को समझना। हाई ईक्यू वाले लोग जानते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं, उनको पता होता है, और वह भावना उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित कर रही है ये भी उनको पता होता है। इस समझ के कारण वे गलत प्रतिक्रिया देने से बच जाते हैं। दूसरा संकेत, तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत रहना। तो जो हाई ईक्यू वाले व्यक्ति होते हैं दबाव में भी संयम बनाए रखते हैं और गुस्से या घबराहट में निर्णय नहीं लेते। यही कारण है कि वे संकट में बेहतर निर्णय लेते हैं। ठीक है, और क्या संकेत हैं, लोगों को एक साझा लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। तो जो हाई ईक्यू वाले व्यक्ति होते हैं वो केवल सेल्फ कंट्रोल तक सीमित नहीं होते हैं, ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और टीम को एक दिशा में ले जाते हैं, और यही नेतृत्व की पहचान है ना। और क्या संकेत मिलेंगे आपको, कि कठिन लोगों को भी टैक्ट और डिप्लोमेसी से संभालना। ठीक है, तो जो हाई ईक्यू वाले लोग होते हैं वो टकराव से बचते नहीं हैं, लेकिन उसे शांति और समझदारी से सुलझाते हैं। ऐसा नहीं कि टकराव से बचते हैं, भाग लेते नहीं, बचते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं वो उस मुद्दे को, उस स्थिति को शांति और समझदारी से सुलझाते हैं। वे जानते हैं कि हर समस्या का समाधान टकराव नहीं है, संवाद है। ठीक है ना,
तो लो ईक्यू वाला जो व्यक्ति है वो भावनाओं का शिकार बन जाता है, जबकि हाई ईक्यू व्यक्ति भावनाओं का उपयोग करता है। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर निर्णय, बेहतर नेतृत्व और बेहतर मानवीय संबंधों की आधारशिला है। तो अगर हम पूरे लेक्चर का सार देखें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज के प्रशासन की अनिवार्य योग्यता है। केवल नियम जानने वाला अधिकारी क्या होगा? अधूरा ही होगा। जब उसमें संवेदना, आत्मनियमन और समझ जुड़ जाती है तब वो एक सच्चा लोक सेवक बनता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।